अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हसन एंड आई टीच कंटेंट राइटिंग। आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में और वो है कम्युनिकेशन। बहुत से बिगिनर जब कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करते हैं और सीखने के बाद बाय द वे अगर आपने अभी तक कंटेंट राइटिंग नहीं सीखी और आप न्यू हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कैसे कंटेंट राइटिंग सीखनी है, फिर उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, फिर जॉब्स कैसे फाइंड करनी है, तो मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने मिस कर दिए, सबसे पहले आप वो वीडियोस देखें, फिर आकर ये वीडियो देखें कम्युनिकेशन के बारे में। एंड आई प्रॉमिस कि आपको अपने डिज़ायर रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके लिए आप ऊपर मैं बटन ऐड कर रहा हूँ, वो क्लिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट की लिंक छोड़ रहा हूँ। सो कम्युनिकेशन एक बिगिनर कंटेंट राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा आप ऑलवेज़ एक बिगिनर कंटेंट राइटर रहेंगे। लेकिन अगर आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के तरीके आते हैं, सो आई प्रॉमिस आपकी अर्निंग और आपकी सक्सेस बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेट्स से अगर आप $100 कमा रहे हैं पर मंथ और मेरी ये टिप्स आप फॉलो करते हैं, ये 8 इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की टिप्स, सो आई प्रॉमिस यू विद इन अ मंथ यू विल बी अर्निंग $300। दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय 3। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारे अपने कम्युनिकेशन की जो टिप्स हैं और एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू समझते हैं कि कैसे आप ये 8 टिप्स फॉलो करके इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को मास्टर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को विन कर सकते हैं। सो जो सबसे पहली टिप है हमारी वो है ग्रीटिंग्स। कम्युनिकेशन में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, चाहे आप नेशनल या इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे हैं, वो होती है आपकी ग्रीटिंग्स। अब बहुत से लोग इस चीज़ को मिस कर जाते हैं, बट इन फैक्ट ग्रीटिंग्स आर द थिंग्स विच शोज़ यू आर सिविलाइज्ड, you are cultured and you are informed and it is a very decent and nice way to start a conversation. So अगर आप एक क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं या अगर एक क्लाइंट ने आपको अप्रोच कर लिया है, तो हमेशा आपने ग्रीटिंग से स्टार्ट करनी है। ग्रीटिंग्स क्या होती है? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो अगर आप बिगिनर हैं और आपको पता नहीं है कि किस तरह ग्रीटिंग करनी है, सो ये बहुत ईजी है। आप सिंपल यूट्यूब पे जा सकते हैं, वहाँ पे एक सिंपल सर्च कर सकते हैं कि ग्रीटिंग्स इन इंग्लिश अमेरिका और कनाडा। सो इससे आपको ये हेल्प होगी कि आप ग्रीटिंग्स सीख जाएंगे। नॉर्मली लोगों को पता भी होता है, लेकिन कोशिश करें कि आपके साथ एटलीस्ट 8 to 10 तक ग्रीटिंग्स आपको पता हो, लाइक आई होप यू आर डूइंग वेल, आई होप यू आर इन साउंड हेल्थ एंड थिंग्स लाइक दैट। सो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर लेट्स से कि इसके अलावा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक टाइम पता हो। इफ़ यू आर डीलिंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स, तो फिर आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि आपको टाइम का पता हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सुबह के टाइम है तो मे भी अमेरिका में रात का टाइम हो। सो आपने ये कोशिश करनी है कि ये जहन में आपका, स्टार्ट में आपको मुश्किल होगी याद करने में, लेकिन बाद में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सो अगर वहाँ पे इवनिंग है तो आप फिर कहेंगे कि गुड इवनिंग। और हमेशा आपने नेम यूज़ करना है क्लाइंट का, ये भी ग्रीटिंग्स का हिस्सा है। सर, मैडम, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। मैंने नॉर्मली देखा है कि इंडियंस और पाकिस्तानी ये सर कहते हैं या मैडम कहते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी नाइस वे। हमेशा उनके नेम से आप उनको मुखातिब करें। और अगर लेट्स से उसका नाम सैम है तो आप कहेंगे कि हेलो सैम, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल, और उसके बाद फिर आपने अपनी बात स्टार्ट करनी है। इन केस अगर आपको नेम नहीं पता तो फिर सर मैडम कहने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप हेलो कॉमा के बाद फिर आप अपना बात स्टार्ट कर देंगे, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल, और इसी तरह ग्रीटिंग्स पहले तो आप ये भी कर सकते हैं कि याद कर सकते हैं, और अगर आपको याद नहीं हो रही तो आप अपने साथ लिख भी सकते हैं। सो ये बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगी, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन बिलीव मी, अगर आपको ग्रीटिंग्स का पता है तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एज द सेइंग गोज़, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। और नेक्स्ट टिप इज़ लिसनिंग टू डिटेल्स केयरफुली। बहुत से बिगिनर राइटर्स जो हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो डिटेल्स को केयरफुली नहीं समझते। उसकी वजह से इशू ये होता है कि विदाउट सोचे समझे वो किसी आर्टिकल पे या किसी टॉपिक पे राइटिंग स्टार्ट करते हैं। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। सबसे पहला काम करना है आपने कि आपने आराम से और केयरफुली आपने डिटेल्स को सुनना है कि आपका क्लाइंट क्या कह रहा है। ठीक, इससे ये होगा कि दोनों के लिए काफ़ी टाइम सेव होगा। आप फिर बार बार, समटाइम्स आपका क्लाइंट अवेलेबल नहीं होगा तो आपको बार बार मैसेज नहीं करना पड़ेगा। एक दफ़ा आराम से आप सारी डिटेल्स सुन रहे हैं, और डिटेल्स सुनते वक्त आपने 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। पहली चीज़ आपने देखना है कि वो कॉस्ट कितना बता रहा है, आपको वो एक आर्टिकल के कितने पैसे दे रहा है। समटाइम्स आपको ये पता ही नहीं होता है, उसके माइंड में होता है कि अच्छा मैंने $10 देने, आपके माइंड में भी हो कि $20 मिलेंगे, और आप काम स्टार्ट कर देते हैं विदाउट डिस्कसिंग इट।
तो आपने ये जब वो आपसे बात कर रहे हैं तो आपने ये चीज़ का अंदाज़ा लगाना है कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी। सेकंड थिंग आपने देखनी है कि इसकी ड्यू डेट क्या है, जो टॉपिक आपको असाइन हो रहा है, जो आर्टिकल वो आपको दे रहा है, उसकी ड्यू डेट क्या है। तो आपको वो मालूम होना चाहिए बिफ़ोर आप अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। और तीसरी चीज़ है वो है कि आपको वो सिमिलर एग्जांपल्स दे। लेट्स से वो आपको एक टॉपिक दे रहा है कि हाउ टू विन फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक के लिए आपको वो सिमिलर एग्जांपल्स दे रहा है, कुछ आइडियाज़ दे रहा है या कुछ ऐसे ब्लॉग्स दे रहा है कि ये मेरे राइवल के ब्लॉग्स हैं और आपने इसी तरह का एक ब्लॉग लिखना है। सो अगर आपको ये 3 चीज़ें मालूम होंगी और आप इन डिटेल्स को केयरफुली सुनेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि काफ़ी टाइम सेव होगा, आपको सब कुछ पता होगा कि एग्जैक्टली क्या करना है और आप बहुत जल्दी और आसानी से अपने क्लाइंट का आर्टिकल कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आई एम अफ्रेड कि काफ़ी टाइम भी लूज़ होगा और मे बी यू आर नॉट पेड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो आपने जेन्युइन इंटरेस्ट शो करना है अपने क्लाइंट के काम में। बहुत से राइटर्स को मैंने देखा है कि वो जो उनके क्लाइंट की वेबसाइट होती है या जो जिस टॉपिक पे या जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे होते हैं और आपको उन्हें एज अ आर्टिकल राइटर हायर किया है, तो राइटर्स जेन्युइन इंटरेस्ट शो नहीं करते, जिसकी वजह से क्लाइंट को फील होता है कि ये राइटर 100% इंटरेस्टेड नहीं है मेरे काम में। सो उससे इशू ये होता है कि वो रिलक्टेंट होता है फिर फ्यूचर में आपके साथ काम करने में या इवन आपको हायर करने में। सो आपने हमेशा जेन्युइन इंटरेस्ट शो करना है। अब जेन्युइन इंटरेस्ट कैसे शो करना है? लेट्स से आपको क्लाइंट ने एक टॉपिक दिया है डॉग्स पे और उनकी एक डॉग्स पे प्रॉपर वेबसाइट है, तो आपने उनकी वेबसाइट को प्रॉपर स्टडी करना है, उस क्लाइंट के बारे में रीड करना है और उससे पूछना है इस चीज़ के बारे में और फिर आपने एक जेन्युइन इंटरेस्ट शो करना है कि मुझे इस टॉपिक के बारे में लिखने में बहुत मज़ा आएगा, मुझे ये टॉपिक पर्सनली बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे काम करूँ और हमेशा आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाऊँ। और आप इसको अपने आप से सजेशन भी देंगे कि मुझे लगता है कि हम ये आर्टिकल ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपने नेगेटिव फीडबैक नहीं देना, लेकिन आपने अपने पॉजिटिव सजेशंस दे सकते हैं। सो इससे ये होगा कि क्लाइंट को लगेगा कि आप जेन्युइनली उस काम में इंटरेस्टेड है और आपके हायर होने के चांसेस और फ्यूचर में आपके साथ काम करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और बिलीव मी, अगर ये एक आप इसको फॉलो करेंगे, ये बहुत छोटी टिप है, लेकिन आप जेन्युइन इंटरेस्ट फॉलो करेंगे आप इसको, तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपका क्लाइंट का आपके साथ कैसे रिलेशनशिप और बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फोर्थ थिंग जो आपने करनी है वो करना है आपने क्वेश्चंस पूछने हैं। हमेशा वो राइटर्स, वो फ्रीलांसर्स जो क्वेश्चंस पूछते हैं अपने क्लाइंट से, जिनकी बहुत इंक्विजिटिव नेचर होती है, हमेशा वो राइटर्स कामयाब होते हैं। उनको उनकी मुंह मांगी कीमत भी इनफैक्ट मिल जाती है, क्योंकि क्वेश्चंस शो करता है कि आप कितने स्किल्ड हैं, आप कितने प्रोफेशनल हैं और आपकी क्या इंटेंशन है इस आर्टिकल को लेकर। लेट्स से अगर आपको एक टॉपिक असाइन हुआ है और आप क्लाइंट से पूछ रहे हैं कि इसका टोन क्या होना चाहिए, इसकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होंगी, मुझे इसके लिए इमेजेस ऐड करनी चाहिए या नहीं ऐड करनी चाहिए, और क्या आपको क्या लगता है मैं आखिर में क्वेश्चंस ऐड करूं या नहीं। अब क्लाइंट को ये लगेगा कि आप एक बहुत जेन्युइन प्रोफेशनल राइटर हैं और आप समझना चाहते हैं इस टॉपिक को, ताकि एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल आप लिख सकें। तो जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो इससे ना सिर्फ आपके अपने इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा कि मुझे एग्जैक्टली क्या लिखना है, बल्कि क्लाइंट को ये भी रियलाइज़ होगा कि ये बंदा बहुत ऑनेस्ट और बहुत लॉयल है मेरे काम को लेकर। तो हमेशा आप क्वेश्चंस पूछें, जिसकी वजह से आपको इन्फॉर्मेशन भी क्लियर होंगी और आपका क्लाइंट का आप पे ट्रस्ट भी इंक्रीज़ होगा। अच्छा, जो फिफ्थ चीज़ आपने करनी है वो हमेशा अपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। ये एक ऐसी खूबी है, ये एक ऐसी एडवांटेज है, अगर ये किसी राइटर को मिल जाए तो मैं कहता हूँ कि सारी टिप्स में ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस। इससे लगता है कि आप एक प्रोफेशनल राइटर हैं। बिगिनर राइटर का इशू ये होता है कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। जब वो क्लाइंट से चैट करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर सकते। तो हमेशा आपने कोशिश करनी है कि आपने कॉन्फिडेंस से बात करना है, आपने शो करना है कि आप एक प्रोफेशनल राइटर हैं। लेट्स से अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो फिर आप अपनी स्किल्स पे काम करें, क्योंकि स्किल्स की वजह से आप में कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस की वजह से आप बहुत जल्दी क्लाइंट विन कर सकते हैं और बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करेंगे। बात आपने कॉन्फिडेंस के साथ करनी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी अपनी कन्वर्सेशन में, क्योंकि अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अपनी कन्वर्सेशन में कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा उसकी वजह से, और क्लाइंट कहेगा कि हाउ इज़ ही एबल टू डू माई वर्क इफ़ लाइक द मिस्टेक्स आर अपेयरिंग। लेट्स से वो कहता है कि हम स्काइप पे बात करते हैं या कॉल करते हैं
तो हमेशा आपने कोशिश करनी है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ बात करेंगे। अब न्यू जो राइटर्स होते हैं उनकी इंग्लिश का इतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं होता है कि वो इंग्लिश में बात कर सकें। सो उसके लिए आप अपने साथ प्रैक्टिस किया करें। शीशे में बात कर सकते हैं, मिरर में, अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाए। और जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया, ग्रीटिंग्स और कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं वो आपने सीखने हैं। आप गूगल पे लिखते हैं, क्वेरीज भी सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू इफ़ेक्टिवली राइट मैसेजेस या हाउ टू फॉर्मली राइट मैसेजेस। सो अगर आप फॉर्मली इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेशन करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। सो हमेशा आपने कोशिश करनी है, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि आपने हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है और क्लाइंट को कभी ये रियलाइज़ नहीं होने देना है कि आपको नहीं आता है, या जो आप काम कर रहे हैं, जो ब्लॉग राइटिंग है, वो आपको नहीं आती। सो अगर क्लाइंट आपको सिखा रहा है कि ये करना है, तो बिलीव मी, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। ऑलवेज टॉक एंड स्पीक एंड राइट विद कॉन्फिडेंट एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। जो 6th टिप है हमारी लिस्ट में, वो है आस्किंग फॉर फीडबैक्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन बेसिक जो बिगिनर राइटर्स हैं वो इसको मिस कर जाते हैं, और उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। जब मैंने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट की थी तो मेरे पास एक क्लाइंट आया था स्टार्ट में। उसने मुझे एक टॉपिक दिया था सिंपल सा, मैंने वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया और वो क्लाइंट चला गया। मेरे एक और दोस्त था, उसने भी उस क्लाइंट के साथ काम किया था और उसको भी इसी तरह का कोई टॉपिक असाइन हो गया था। उसने भी उसके साथ काम किया और टॉपिक कंप्लीट होकर उसने उसको पेमेंट की और वो भी चला गया। 1 महीने के बाद वो मुझसे मिला मेरा दोस्त, और मुझे कहा कि मैं तो अभी भी उस क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार, मुझे तो उसने ऑफ़र नहीं की आगे काम करने की, तुम्हें कैसे की? तो उसने कहा मैंने खुद फीडबैक मांगा था क्लाइंट से, और यही चीज़ थी जिसने उसको डिफरेंट रखा बाकी लोगों से और मुझसे। और फिर मुझको ये लेटर रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। ये आपने कैसे करना है, आपका जब कंटेंट राइटिंग का जो प्रोजेक्ट है वो एंड हो जाए, 1 टॉपिक 2 टॉपिक, और आपका क्लाइंट लेट से आपको फीडबैक नहीं देता और चला जाता है, तो आपने 1-2 दिन बाद उसको एक मैसेज करना है फीडबैक में कि आपको मेरा काम कैसा लगा, और मैंने तो पर्सनली बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इस काम को, और मैं सुनना चाहता हूँ कि आपको कैसे लगा। अब ज़ाहिर है एज अ ह्यूमन बीइंग वी टेंड टू रिस्पॉन्ड टू सच थिंग्स, तो वो उसको ये जेस्चर इतना पसंद आएगा कि चांसेस हाई है कि वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा कि मुझे आपका काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, और मुझे खुशी हुई है कि आपको ये टॉपिक कितना अच्छा लगता है कि आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी मैं इस पर काम करूँ। सो नेक्स्ट टाइम जैसे ही और काम होगा, या ऑलरेडी अगर काम चल रहे हैं, वो ज़रूर आपको कंसिडर करेगा, क्योंकि आपने उसको भी बता दिया कि मुझे ये टॉपिक या ये आर्टिकल या ये जो जिस डोमेन में हम काम कर रहे थे, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और फीडबैक का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि लेट से उसको आपका काम पसंद नहीं आया और वो इसी वजह से आपको हायर नहीं किया अगेन उसने, तो वो आपको पता लग जाएगा। वो आपको बताएगा कि यार आपकी ग्रामर की स्किल्स मुझे नहीं पसंद आई, आपका टोन बहुत इनफॉर्मल था, हम फॉर्मल देख रहे थे। तो क्या कर सकते हैं, फीडबैक की वजह से आप में इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। आप वो फीडबैक पे फिर अपना काम करेंगे। आपको लेट से पता लग गया कि मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत वीक है, तो क्लाइंट आपको फीडबैक देगा और आप अपनी स्किल्स पे काम करेंगे, और नेक्स्ट टाइम आपको इम्प्रूव करने के बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। सो हमेशा आपने यही कोशिश करनी है कि फ़ीडबैक लेना है बहुत नाइस अच्छे अंदाज़ में। मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है, ग्रीटिंग्स करने के बाद, उसको पूछने के बाद, हाल अहवाल पूछने के बाद आपने एक जेंटल वे में उससे पूछना है कि मेरा काम कैसा लगा और मैं चाहता हूँ कि मज़ीद भी हम काम करते जाएँ। तो हमेशा आपका एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा क्लाइंट से। और मैंने तो ऐसे भी राइटर्स देखे हैं जो पिछले 4-4 सालों से एक ही क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनकी, और सैलरी भी टाइम बाय टाइम इंक्रीज़ हो गई है। सो आई थिंक ये आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्डिंग में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये मैंने देखा है बहुत ज़्यादा रिपीटिटिव चीज़ है ये बिगिनर्स में। द रीज़न आई एम टॉकिंग अबाउट बिगिनर्स अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये कोर्स और ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ये बिगिनर्स के लिए हैं। बिगिनर्स ये गलती करते हैं कि वो मैसेजेस बेच नहीं करते। लेट्स से उन्होंने पूछना है क्लाइंट से कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, इस प्राइस क्या मिलेगी मुझे। फिर 2 मिनट बाद उनको ख्याल आता है कि ओह अच्छा, मुझे तो ड्यू डेट का भी नहीं पता, वो मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर उनको याद आता है कि शिट, मुझे तो सिमिलर कंटेंट भी नहीं पता, तो वो भी सेंड कर देते हैं। तो इस तरह एक वो 10-12 मैसेजेस छोटे छोटे क्लाइंट को सेंड कर देते हैं। प्रोफेशनली ये बहुत इरिटेटिंग होता है एक क्लाइंट के लिए। सो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप बैच करें, आप ग्रुप करें। आप पहले सोचें कि आपने पूछना क्या है, कौन कौन सी चीज़ें पूछनी है, और उन सारों को इकट्ठा करें,
एक प्रॉपर ईमेल या मैसेज टाइप करें, प्रॉपर जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, ग्रीटिंग्स के साथ और प्रॉपर एक स्टार्ट के साथ, फिर एक एंड करना है, फिर आखिर में आपने रिगार्ड्स देनी है और एक गुड नोट पे अपना मैसेज एंड करना है। इससे ये होगा कि आपको उसको लगेगा क्लाइंट को कि आप प्रोफेशनल हैं और आप एक इरिटेटिंग नहीं है, क्योंकि वो आप बिज़ी आप फ्री होंगे, लेकिन याद रखें कि क्लाइंट्स हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी बिज़नेस चला रहे होते हैं, सो वो ऑलवेज़ आपके लिए बिजी फ्री नहीं होंगे, वो बिज़ी होते हैं अपने कामों में। तो आपने हमेशा अपने जो मैसेजेस हैं, अपने टास्क हैं, उनको आपने ग्रुप करना है और फिर उसको ग्रुप बैच फॉर्म में उनको सेंड करना है। सो इससे ये होगा कि आपको काफ़ी टाइम दोनों पार्टीज़ के लिए सेव हो जाएगा और आप अपने काम को जल्द अज जल्द कंप्लीट कर सकेंगे। सो ये टिप्स थी 7 टिप्स थी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की, और मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आई होंगी, क्योंकि ये ऐसी टिप्स हैं जो नॉर्मली कोई बताता नहीं है और पता भी नहीं होती। ये टिप्स मैंने 3-4 साल राइटिंग के बाद मुझे अपनी गलतियों से, मिस्टेक्स से अंदाज़ा हुआ है कि अच्छा ये चीज़ें अगर मुझे पहले पता होती तो मैंने बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर ली होती। बट लकीली नाउ यू नो अबाउट दिस टिप्स एंड आई एम रियली होपफुल कि आपको ये सब पसंद आई होंगी, और आप जब इसको अपने काम में अप्लाई करेंगे तो प्लीज़ आप अपना मुझे एक फ़ीडबैक लीव करना कमेंट में कि कौन सी टिप ने आपके लिए सबसे ज़्यादा काम किया है और कौन सी टिप जो है ना आप समझते हैं कि इसमें और ऐड होनी चाहिए, क्योंकि मे बी आई मिस्ड सम टिप्स। हर इंसान के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, सो अगर कोई और भी सीख सके आपसे तो ये बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल सून कम अप विद आवर नेक्स्ट वीडियो, और तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।